नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास की क्विज़ चल रही है, उसका हमने आज नेक्स्ट टॉपिक लिया है। ये थर्ड क्विज़ है। टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप में हमने पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर जाके उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो आज यूट्यूब पर पोस्ट होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसमें राजपूत युग और त्रिकोणात्मक संघर्ष। ये इसका पार्ट 1 है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके कर रहे हैं ताकि एक साथ ज़्यादा ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। प्राकृत भाषा के काव्य गौडवोह का रचयिता कवि वाकपति किस शासक के आश्रय में था? मालवा का यशोधर्मन, कन्नौज का यशोवर्मन, हर्षवर्धन या प्रतिहार भोज? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कन्नौज का यशोवर्मन। गौडवोह में वाकपति ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन की सैनिक विजयों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। किसकी रचना है ये? वाकपति की। देखते हैं अगला सवाल। हुई चाओ नामक चीनी यात्री जिस शासक के काल में कन्नौज आया था, वो कौन सा शासक था? यशोवर्मन, इंद्रायुध, जयपाल या हर्षवर्धन? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ए, यशोवर्मन। चीनी यात्री हुई चाओ ने यशोवर्मन के शासनकाल में कन्नौज की यात्रा की थी। इसका शासनकाल का टाइम पीरियड क्या था? 700 से 740 ईस्वी। तो इस समय में कन्नौज की यात्रा की थी हुई चाओ ने, और उसने किसी शासक का नाम तो नहीं लिया अपने विवरण में, परंतु वो ये बताता है कि कन्नौज का शासक एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी था और उसने अनेक युद्धों को जीता था। अगला सवाल। गौडवोह में यशोवर्मन द्वारा पारसिकों को हराने का उल्लेख मिलता है। पारसिकों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, मतलब पारसिक किन को बोला गया है? हूणों से, सिंध के अरबों से, कश्मीर नरेश से या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध के अरबों से। गौडवोह में उल्लेखित पारसिकों का अर्थ मुसलमानों यानी अरबों से है, क्योंकि इस समय पश्चिमी भारत पर अरबों के आक्रमण हो रहे थे और यशोवर्मन ने उन्हें पराजित किया होगा। अगला सवाल। राजतरंगिणी जिस शासक को यशोवर्मन का विजेता बताती है? ऑप्शन देखिए, अरबों को, मगध के जीवित गुप्त को, कश्मीर नरेश ललितादित्य को या चीन के शासक को? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी, कश्मीर के नरेश ललितादित्य को। ललितादित्य और यशोवर्मन के मध्य में जालंधर क्षेत्र पर अधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। कब? 740 से 45 ईस्वी में, जिसमें यशोवर्मन पराजित हुआ था। अगला सवाल। अरबों के विरुद्ध चीन की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किस शासक ने किया था? यशोवर्मन ने, ललितादित्य ने, जीवित गुप्त ने या यशोवर्मन और ललितादित्य दोनों ने? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, दोनों ने ही। 731 ईस्वी में यशोवर्मन ने बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के पास भेजा था, और 736 ईस्वी में कश्मीर के नरेश ललितादित्य ने भी अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा था। तो ये माना जाता है कि दोनों ही अरबों के विरुद्ध चीन की सहायता चाहते थे। अगला सवाल। संस्कृत का विद्वान करुण रस का आचार्य भवभूति किस शासक के दरबार में था? यशोवर्मन, प्रतिहार भोज, यशोधर्मन या महेंद्रपाल? सही जवाब हो जाएगा ए, यशोवर्मन। राजतरंगिणी से भी ये स्पष्ट होता है कि वाकपति और भवभूति यशोवर्मन की राजसभा में रहते थे, मतलब ये उसके दरबारी थे। अगला सवाल। जो रचना भवभूति की नहीं है, मतलब इन चारों में से भवभूति की रचना कौन सी नहीं है? मालती माधव, गौडवोह, उत्तर रामचरित और महावीर चरित? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गौडवोह। गौडवोह किसकी रचना है? वाकपति की। गौडवोह वाकपति की रचना है। मालती माधव 10 अंकों का एक नाटक है, जिसमें मालती और माधव की प्रेम कथा है। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं, इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा है, और महावीर चरित के 7 अंकों में राम के विवाह से राज्याभिषेक तक का वर्णन है। अगला सवाल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज के लिए हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल शक्ति नहीं थी, मतलब त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन से 3 राजवंश सम्मिलित थे? चालुक्य, पाल, गुर्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो ये तीनों थे। चालुक्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चालुक्य त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल नहीं थे। अगला सवाल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र था, क्यों? कन्नौज की इतनी महत्ता क्यों थी? यह साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक था, व्यापारिक केंद्र था, गंगा और यमुना के उपजाऊ प्रदेश के कारण? तीनों ही सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर भारत का सार्वभौम शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना जरूरी माना जाता था, क्योंकि गंगा और यमुना के दुआब में स्थित होने के कारण यह प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश था, और यहाँ से विभिन्न दिशाओं को व्यापारिक मार्ग दिए जाते थे। अगला सवाल। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए प्रथम संघर्ष का नायक नहीं था, मतलब जो कन्नौज आधिपत्य, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, इसका प्रथम संघर्ष का नायक कौन सा इसमें से नहीं था? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या देवपाल? सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, देवपाल इसमें सम्मिलित नहीं था। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज, पाल राजा धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ये सम्मिलित थे। देवपाल धर्मपाल का उत्तराधिकारी था और यह कन्नौज के तृतीय संघर्ष में सम्मिलित था। अगला सवाल। मधांत वत्सराज ने गौड़ राज की
राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके 2 राजछत्रों को छीन लिया। वत्सराज द्वारा धर्मपाल की पराजय का यह उल्लेख कहाँ से मिलता है? राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से, पृथ्वीराज विजय में, संजन लेख में या ग्वालियर लेख में? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से। पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक के द्वारा रचित है, इसमें भी प्रतिहारों द्वारा धर्मपाल या गौड़राज की पराजय का जो है सूचना मिलती है। अगला सवाल, वत्सराज की अधीनता स्वीकार करने वाला कन्नौज का आयुध शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज की अधीनता स्वीकार करने वाला बी, इंद्रायुध था। इंद्रायुध और चक्रायुध कन्नौज की गद्दी के 2 दावेदार थे। तो प्रतिहारों ने इंद्रायुध का समर्थन किया था और जो पाल राजा थे उन्होंने पाल राजा धर्मपाल ने चक्रायुध का समर्थन किया था। अगला सवाल, राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा वत्सराज की पराजय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? राधनपुर अभिलेख में, संजन लेख में, बांसखेड़ा लेख में या उपयुक्त सभी? सही उत्तर हो जाएगा ए, राधनपुर अभिलेख में। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख, इसका टाइम पीरियड क्या है? 808 ईस्वी में कहा गया है कि ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ ही उन दोनों राजछत्रों को भी छीन लिया था जिन्हें उसने गौड़ नरेश से लिया था। संजन लेख में धर्मपाल को परास्त करने का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल, भागलपुर अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार करके किसको शासक बनाया था? इंद्रायुध को, चक्रायुध को, जयपाल को या गोविंद तृतीय को? अभी ऊपर देखा ही था हमने, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चक्रायुध को। भागलपुर अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को परास्त करके चक्रायुध को अपना अधीनस्थ शासक बनाया और इस अवसर पर उसने कन्नौज में एक दरबार का आयोजन किया जहां पर उसने भोज, मत्स्य, मऊ, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार और कीर के राजाओं ने धर्मपाल की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अगला सवाल, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुए द्वितीय संघर्ष में जो शासक सम्मिलित नहीं था, कौन सा शासक था जो द्वितीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं था? नागभट्ट द्वितीय, राष्ट्रकूट ध्रुव, गोविंद तृतीय, धर्मपाल? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, राष्ट्रकूट ध्रुव। राष्ट्रकूट ध्रुव कन्नौज के प्रथम संघर्ष का नायक था। उसने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को ही पराजित किया था। अगला सवाल, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, रामभद्र या नागभट्ट द्वितीय? सही जवाब हो जाएगा डी, नागभट्ट द्वितीय। मुदगिरी या मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया था और इस युद्ध स्थान का उल्लेख जो है ना वो जोधपुर अभिलेख से मिलता है। अगला सवाल, पाल नरेश धर्मपाल के निवेदन पर नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव, अमोघवर्ष, गोविंद प्रथम या गोविंद तृतीय? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, गोविंद तृतीय। संजन तामपत्र से पता चलता है कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। कहां से? संजन तामपत्र से। अगला सवाल, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष के तीसरे युद्ध में सम्मिलित शासक नहीं था। गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, देवपाल या मिहिर भोज? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? गोविंद तृतीय। ये सम्मिलित नहीं था, बाकी तीनों थे। गोविंद तृतीय कहाँ पर था? दूसरे संघर्ष का नायक था। उसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था तथा धर्मपाल व चक्रायुध भी उसकी अधीनता को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालो तथा राष्ट्रकूटों को परास्त कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज या महेंद्रपाल? सही जवाब हो जाएगा डी, सी, मिहिर भोज। मिहिर भोज, इसका टाइम पीरियड क्या था शासनकाल का? 836 से 885 ईस्वी। मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह की उपाधि दी गई है। इसने अपनी मुद्राओं पर भी आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई है। 851 ईस्वी में सुलेमान नामक अरब यात्री ने प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी और मिहिर भोज को उसने इस्लाम का शत्रु बताया था। अगला सवाल, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से विजय प्राप्त करने वाली शक्ति कौन सी थी? पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट या आयुध? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी, गुर्जर प्रतिहार। त्रिकोणीय संघर्ष के अंतिम चरण में मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल प्रथम शासक बना और उसके बाद में महिपाल प्रथम शासक बना। इसे राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। किसे? महिपाल प्रथम को। परंतु ये जो राष्ट्रकूटों की सफलता थी वो क्षणिक थी। अंततः अंतिम रूप से कन्नौज पर आधिपत्य किसने किया? प्रतिहार शासकों ने। तो दोस्तों ये आज की क्विज यहीं पे समाप्त होती है। जल्दी हम नेक्स्ट क्विज टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए और दूसरी स्टडी मटेरियल्स के लिए आप यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग।